कोरोना काल के बाद अब एक बार फिर दुनिया आगे बढ़ने को बेताब है। जिंदगी पर असर डालने वाले मुद्दों पर मंथन हो रहा है। पीएम मोदी भी 5 दिन के इटली और ब्रिटेन दौरे पर गए हैं, जहां वो दुनिया के कुछ ताकतवर देशों के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दुनिया में एक बार फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की मजबूत आवाज गूंजेगी। एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर गंभीर मंथन होगा और इसमें भारत की राय को ध्यान से सुना जाएगा। कोरोना काल के बाद दुनिया सेहत से जुड़ी चुनौतियों से उबर रही है और इसमें भारत के अनुभव दुनिया के काम आएंगे। और ये सब होगा पीएम मोदी की 5 दिन की विदेश यात्रा के दौरान, जिस पर पीएम गुरुवार की रात रवाना हुए। पीएम मोदी की 2 देशों की अहम यात्रा आज से शुरू हो रही है, जिसमें तमाम मुद्दों पर दुनिया के चंद ताकतवर देशों के नेताओं के साथ उनका संवाद होगा। 29 से 31 अक्टूबर तक पीएम इटली और वेटिकन सिटी में होंगे, जबकि 1 और 2 नवंबर को ब्रिटेन का दौरा करेंगे। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने एक बयान में कहा, रोम की यात्रा में G20 देशों के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोरोना के बाद रिकवरी और जलवायु परिवर्तन पर विचार विमर्श होगा। वेटिकन सिटी की यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस से मुलाकात करूंगा। इसके बाद ब्रिटेन के ग्लासगो में कार्बन स्पेस के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से व्यापक तौर पर निपटने की आवश्यकता पर बात होगी। G20 दुनिया के चंद सबसे ताकतवर देशों का मंच है। इस पर पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर भारत के बेहतरीन कामों के बारे में बताएंगे। भारत स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लिए लगातार काम कर रहा है। It's going to be his first visit to Rome after assuming office. This is also going to be the first visit by an Indian Prime Minister to Rome in almost over 12 years. Though the visit is primarily for a G20 Leaders Summit under Italian presidency, during the visit PM Modi will be having a meeting with PM Draghi. This is going to be their first in-person meeting, though they have recently had a telephonic conversation. The cooperation between India and Italy within G20, that spirit has very, very deep roots. रोम में पीएम का व्यस्त कार्यक्रम है। आज पीएम मोदी भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे रोम पहुंचेंगे। दोपहर बाद पीएम 3:30 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा में हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के बाद G20 का ये पहला सम्मेलन है, जिसमें दुनिया के चंद बड़े नेता आमने सामने होंगे। कोरोना के बाद अब दुनिया इसके असर से उबरने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस काम में भारत दुनिया को दिशा दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 2020 क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न लोगों को भारी पड़ रहा है। देश की बेइज्जती का राग अलाप रहे लोगों का जश्न का ये सफर जेल में खत्म हो रहा है। योगी राज में इस समझ से परे जश्न में कई लोगों में केस दर्ज हुए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के कसीदे बन गए कांटे। यूपी में बाबर की पढ़ाई करके बुरे फंसे। पाक की जीत पर जश्न ने खिलाई जेल की हवा। योगी राज में पाकिस्तान का राग नहीं चलेगा। नोएडा के सेक्टर 20 थाने के बाहर गुस्से में भरे ये बजरंग दल, शहीद भगत सिंह सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने थाना घेर लिया इस मांग पर कि क्रिकेट मैच में पाक की जीत के बाद अलग अलग जगहों पर जिस तरह देश के खिलाफ टिप्पणियां हो रही हैं, उस पर सख्ती हो और ऐसा करने वालों को पकड़ा जाए। नोएडा में प्रदर्शन से पहले ही योगी राज में कई शहरों में सख्त एक्शन हो चुका था।
पाकिस्तान ने एक अदद जीत क्या दर्ज की, इस पर यूपी में कई जगह जश्न मने, नारे लगे और सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया गया। जब अपने ही देश की बेइज्जती करने वाले सुर निकले तो यूपी में कम से कम 4 जिलों में ऐसा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली, बदायूं, सीतापुर और आगरा में गिरफ्तारियां हुई। आगरा के आरबीएस कॉलेज में पाक की जीत के बाद देश विरोधी नारे लगने लगे। पुलिस एक्शन में आई और 3 कश्मीरी छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी छात्रों के कब्जे से मोबाइल बरामद किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप चैट में भी पाक की जीत के कसीदे कहे गए हैं। एक वाकया सामने आया जिसमें कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद कुछ ऐसे टिप्पणी किए गए थे जो देश विरोधी थे। इस वाकया पर एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी जांच करने के बाद उसमें 3 लोग नामजद थे। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। बरेली के इज्जत नगर इलाके में भी 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। एक आरोपी तो सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस कांस्टेबल अर्श अली मलिक है। आरोप है कि वो पाक की जीत पर जश्न मना रहा था। लोगों ने ऐतराज किया तो उनको मलिक ने धमकाया। एक वादी के द्वारा थाना इज्जत नगर पे तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि 24/10/2021 को भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच हुआ था उसके संबंध में 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे अलग अलग स्टेटस लगाए थे जिसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उक्त संबंध में थाना इज्जत नगर पे 504, 506 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चूंकि प्रकरण IT एक्ट से संबंधित है इसलिए इसकी विवेचना गहनता से की जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सीतापुर के महबूबाबाद में भी मुशर्रफ नाम के युवक ने पाक की जीत पर ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जो उसके गले की हड्डी बन गया। मुशर्रफ ने कई बार माफी भी मांगी लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा एक्शन हुआ बदायूं में, जहां एक युवक पाकिस्तान की जीत पर खुशी मना रहा था। नियाज नाम के इस युवक ने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान का झंडा तक लगा दिया। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दिनांक 25/10/2021 को थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर एंटी नेशनल पोस्ट डाला गया था जिस पर वादी के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई थाना फैजगंज बेहटा द्वारा की जा रही है। पाकिस्तान की जीत पर जिस तरह की बातें कही और लिखी गईं, वो साफ बता रही हैं कि कुछ लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ नफरत दिल में पाले बैठे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जगह जेल ही हो सकती है। लखनऊ से अभिषेक कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आगरा में एक पूर्व विधायक खुले नाले में जा गिरे। तस्वीर हैरान करने वाली है, जहां कुछ सेकंड के भीतर पूर्व विधायक खतरनाक तरीके से नाले में जा गिरते हैं। पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा स्कूटी पर बैठे थे और पत्नी से बात कर रहे थे। अचानक स्कूटी का एक्सीलेटर दब गया। कुशवाहा नाले में जा गिरे जबकि उनकी पत्नी भी बुरी तरह से घायल हो गई। जल्द ही 9 महीने से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर आप 2 व्हीलर पर सफर करने की सोच रहे हैं तो कुछ नियम हैं जो आपको मानने होंगे। अगले साल से छोटे बच्चों को बिना हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस के दोपहिया वाहन पर नहीं ले जाया जा सकेगा। छोटे बच्चों के साथ 2 व्हीलर चलाने के लिए यातायात के नियम बेहद कड़े करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अगले साल से 2 व्हीलर पर छोटे बच्चों के साथ सवारी करने वाले लोगों को नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। यातायात के ये नए नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिनके साथ दोपहिया पर 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे होंगे। नए नियमों के तहत अगर किसी 2 व्हीलर पर इतने छोटे बच्चे सवार हैं तो फिर उनके लिए सुरक्षा पेटी और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऐसे दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए के चालान और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंड करने का प्रावधान किया जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस को लेकर भी काफी विस्तार से जानकारी मिली है। ये सुरक्षा पेटी एडजस्ट की जा सकेगी और कंधों से एक जोड़ी स्ट्रैप के लूप के जरिए ड्राइवर के साथ इसे बांधा जा सकेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के तय किए गए मानकों पर इस हार्नेस को खरा उतरना होगा। इन मानकों में वजन एडजस्ट करने की छूट,
वाटरप्रूफ और मजबूती को शामिल किया जाएगा। हार्नेस को केवल नायलॉन या मल्टीफिलामेंट नायलॉन से बनाया जा सकेगा और ये 30 किलो तक के वजन को संभालने के लायक होगी। इन नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन के बाद कानून में शामिल किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सड़क परिवहन और यातायात मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट लोगों की राय जानने के लिए जारी किया था। अब एक बार ड्राफ्ट के फाइनल हो जाने के बाद इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से टू व्हीलर्स पर सफर करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा जरूर बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत में बच्चों में इसकी आदत डालने में माँ बाप को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी तय है कि इन नियमों के अमल में आने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे जान माल का नुकसान भी कम किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। आर्यन खान को जमानत कैसे मिली, कितनी शिद्दत और मुद्दत के बाद मिली, ये सबने देखा। और जिस तरह से शाहरुख खान ने खामोश रहकर आर्यन को जेल से बाहर निकालने की कोशिशें की हैं, ये भी सबने देखा। आइए आपको दिखाते हैं कि 3 दिन में आर्यन के बचाव में क्या क्या दलीलें दी और उनकी काट के लिए एनसीबी ने क्या कुछ कहा। मुकुल रोहतगी, अमित देसाई और सतीश मान शिंदे, ये 3 नामी वकील हैं जिनके नाम का न सिर्फ दबदबा है, बल्कि इन तीनों वकीलों ने ऐसे ऐसे केस की फाइलों को बंद करवाया है जिनको जीतना नामुमकिन सा लगता था। शायद इसीलिए शाहरुख खान ने इन वकीलों को अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की फाइल सौंपी और इन तीनों वकीलों ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए जान लगा दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान के वकीलों ने अपनी दलीलों से आर्यन खान की गिरफ्तारी को निराधार बताया और कैसे क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के वकीलों ने एनसीबी की दलीलों की काट पेश की। जैसे ही केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचता है, शाहरुख खान आर्यन की जमानत के लिए देश के नामी गिरामी वकील मुकुल रोहतगी को दिल्ली से मुंबई बुलाते हैं। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत पर एनडीपीएस कोर्ट के जजमेंट का एक एक पन्ना पढ़ा और बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या बोलना है, कैसे आर्यन की जमानत की पैरवी करनी है, इसके लिए वो पूरा होमवर्क कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का पहला दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होती है और आर्यन खान केस का नंबर आता है और वकील मुकुल रोहतगी बोलना शुरू करते हैं और ऐसी दलीलें देते हैं जिससे आर्यन की जमानत का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सॉलिड तर्क के साथ अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों से बताया कि आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं, वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे, आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने ड्रग्स चैट के मुद्दे पर एनसीबी को घेरना शुरू किया। एनसीबी जिस ड्रग्स चैट को आर्यन खान के केस में सबूत बना रही है, उन्होंने उस ड्रग्स चैट को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले दिन की सुनवाई मुकुल रोहतगी की दलीलों पर खत्म हो जाती है और अगले दिन की तारीख दे दी जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का दूसरा दिन 27 अक्टूबर दिन बुधवार। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे अमित देसाई अपनी दलीलें देना शुरू करते हैं और वकील अमित देसाई आर्यन खान की जमानत का पक्ष रखते हैं। अमित देसाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जज से कहते हैं, आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई में एनसीबी ने अपना पक्ष नहीं रखा।
ऐसे में कोर्ट आर्यन की जमानत पर सुनवाई तीसरे दिन के लिए टाल देता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का तीसरा दिन 28 अक्टूबर दिन गुरुवार। आर्यन की जमानत पर सुनवाई में नंबर एनसीबी की दलीलों का आता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी अनिल सिंह आर्यन की जमानत के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। एएसजी अनिल सिंह कहते हैं कि क्रूज पर बहुत रंगीली पार्टी होने वाली थी, उन्हें कम से कम गांधी जयंती के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जज सांबरे कहते हैं आर्यन के वकीलों का कहना है कि आर्यन ने पार्टी की ही नहीं और इसी के साथ शुरू हो जाती है लंबी बहस। एएसजी अपनी दलीलों में कहते हैं आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं, आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है, आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है, ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स डील की कोशिश की। क्रूज पर पकड़े गए 8 लोगों के पास से ड्रग्स मिलना इत्तेफाक नहीं है। एनसीबी की दलील खत्म हुई तो मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत के पक्ष में फिर से एनसीबी की दलीलों को काटा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। आर्यन खान को जमानत मिलते ही शाहरुख के चाहने वाले खुशी से झूम उठे हैं। बहुत सारी संख्या में लोग शाहरुख के घर के बाहर जमा हुए। इस बीच शाहरुख के छज्जे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोग मुस्कुरा उठे। दरअसल बिल्कुल शाहरुख के अंदाज में शाहरुख के छोटे बेटे अबराम दिखे। बहुत दिनों के बाद मन्नत में खुशी की ऐसी तस्वीर सामने आई। जैसे खुश होने पर अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान अपने छज्जे से अपने चाहने वालों का अभिवादन हाथ हिलाकर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका छोटा बेटा अबराम खान हाथ हिलाकर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा है। खुशी जताने के लिए न भाषा की जरूरत होती है, न शब्दों के संस्कार की आवश्यकता, न व्याकरण। उसे नहीं मालूम क्रूज ड्रग्स केस, एनसीबी या आर्थर रोड जेल, मगर 8 साल का बच्चा महसूस कर रहा है वो खुशी जो मन्नत में 26 दिन बाद आई है। अबराम खान को कोई बार बार खींच के ले जाना चाह रहा है, मगर अबराम है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। एक तस्वीर मन्नत के बाहर की भी है, उन फैंस की जो पिछले 26 दिनों से दुआएं मांग रहे हैं शाहरुख के बेटे की रिहाई की। उन फैंस की जो रोज मन्नत के बाहर आकर खड़े होते हैं शाहरुख के इंतजार में कि इस मन्नत में एक बार फिर खुशियां लौटेंगी और शायद शाहरुख खान एक बार फिर इस बालकनी से हाथ हिलाएं जहां अबराम अपने पिता के अंदाज में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे आप लोग, काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, आर्यन खान की अब रिहाई भी हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? अभी इसके बारे में देखो, रिहाई तो हो चुका है, अभी काफी देर से हम वेट कर रहे हैं। अभी ना तो वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी याद देख रही है, माहौल बन रहा है, आप पता है शाम तक कितनी देर में आएंगे वो। शाहरुख खान के फैन हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रिहाई पर आप खुश हैं? हाँ, मैं उसकी रिहाई पर खुश हूँ। और यही वजह है कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ हाँ, उसी की वजह से मैं कुछ कहना चाहेंगे शाहरुख खान के लिए? कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शाहरुख खान के प्रशंसक है, फैन है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर आपको दूर से तस्वीर दिखाऊं, आप अच्छी तरह देख पाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर शाहरुख खान के घर के बाहर, मन्नत के बाहर जमा हुई है, जो शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। बेटे की जमानत की खबर के बाद एक बार फिर मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ने लगी। वहीं घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आर्यन खान की जमानत पर मुहर लगने के बाद से ही लगातार मन्नत के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है शाहरुख खान के बेटे
के रिहाई के बाद यहाँ पर जमा होने शुरू हो चुकी है। हमने कई लोगों से बात की जिनका कहना है वो शाहरुख खान के फैन है और आर्यन खान की बेल की खबर मिलने के बाद यहाँ पर जमा हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा बल भी डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ जमा हो रही थी, यहाँ पर ट्रैफिक की भी काफी असुविधा हो रही थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस की यहाँ पर टीम तैनात की गई है जो कि ट्रैफिक को क्लियर कर रही है। जो अनजान लोग यहाँ पर खड़े उन्हें भी इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। 26 दिन बाद अब परिवार को इंतजार है आर्यन खान के घर आने का, परिवार के साथ खुशियां मनाने का। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है, 12 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन है। ऐसे में शाहरुख के बेटे की रिहाई परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उमेश शुक्ला, मुंबई, आज तक।